अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं और मेरे पीछे पीछे थोड़ा दाएं जानिब होकर कमांडो शेरवान बड़े पत्थर की ओर से निकले और अंधेरे में भारतीय फौजी कैंप की खारदार तारों वाली दीवार के जुनूब की तरफ रेंगने लगे। हम कोहनियों के बल रेंगते हुए तारों से कोई 15-20 फुट के फासले पर आकर रुक गए। हमारी उकाबी आंखें रात के अंधेरे में तारों को और तारों के पीछे फौजी बार की कोने वाली दीवार को गौर से देख रही थीं। वहाँ कोई नकलो हरकत मालूम नहीं हो रही थी। बार के कोने वाली दीवार के ऊपर एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी बार के सामने की जानिब पड़ रही थी। कमांडो शेरवान तेजी से रेंग कर मेरे करीब आ गया। उसने मेरा हाथ जरा सा दबाया। यह खतरे का सिग्नल था। मैंने सर नीचे जमीन के साथ लगाकर दोनों जानिब देखा। एक पेट्रोल पार्टी आ रही थी। ये दो फौजी सिपाही थे जो बातें करते मजे मजे से खारदार तारों की दीवार के साथ चले आ रहे थे। उन्हें हमसे 15-20 फुट के फासले पर से गुजरना था। हमने अपने सर बल की ठोड़ियां जमीन के साथ लगा रखी थीं और नजरें पेट्रोल पार्टी के दोनों सिपाहियों पर जमी हुई थीं। एक सिपाही किसी बात पर हंसा, दूसरे ने उसे कुछ कहा। दोनों खामोश हो गए और खारदार तारों को एक दो बार झुककर देखते हुए आगे चले गए। जब वो अंधेरे में काफ़ी दूर चले गए तो कमांडो शेरवान ने कहा, एक ही पेट्रोल पार्टी है, मैं जाकर तारों को काटता हूँ। कमांडो शेरवान ने मुझसे तार काटने वाला प्लांस लिया और रेंगता हुआ खारदार दीवार की तरफ बढ़ा। वो एक जगह लेटकर तारों को काटने लगा। जब तारों को खास अंदाज में काट कर दीवार में गुजरने के लिए रास्ता बन गया तो उसने हाथ ऊपर करके हिलाया। उसका बाजू साई की तरह ऊपर नीचे होता। देखते ही देखते मैं कोहनियों के बल तेजी से रेंग कर उसके पास आ गया। हम जल्दी से खारदार तारों वाली दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ जाते ही हमने कटी हुई तारों को फिर से ऊपर उठाकर वो शगाफ बंद कर दिया। पेट्रोल पार्टी के सिपाही अंधेरे में उसे देख नहीं सकते थे। हम तेजी से बार की दीवार के साथ लगकर उस जानिब रेंगने लगे जिस तरफ वो टॉर्चर सेल था जहाँ इमाम साहब कैद थे, क्योंकि हमें सबसे पहले उन्हें वहाँ से निकालना था। अब कमांडो शेरवान आगे आगे रेंग रहा था क्योंकि उसे सारी लोकेशन का इल्म था। मैं रेंगते हुए रॉकेट लॉन्चर को भी आगे आगे ले जा रहा था। वहाँ चूंकि घास थी इसलिए हमारे रॉकेट लॉन्चर के आगे खिसकने की आवाज़ पैदा नहीं होती थी। रॉकेट लॉन्चर 3-3.5 फुट की प्रणाली जितने साइज की नाली की तरह था जिसके पीछे रॉकेट को चलाने वाला ट्रिगर लगा था। ये रॉकेट लॉन्चर मैदान जंग में कांधे पर रखकर दुश्मन के किसी टैंक या गोला बारूद के जखीरे पर फायर किया जाता था। इसके लिए ज़रूरी था कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 गज के फासले पर से टारगेट पर रॉकेट फायर करे। इससे ज़्यादा फासले पर रॉकेट का निशाने पर लगना मशकूक हो जाता था। चारों रॉकेट मैंने लाइट मशीन गन की स्लिंग के साथ अपनी पोस्ट पर बांधे हुए थे। बार की दीवार ख़त्म हो गई। कमांडो शेरवान ने हाथ से अपने दाएं हाथ की तरफ चलने का इशारा किया और खुद उस तरफ रेंगता हुआ चला गया। मैं उसके पीछे था। हम आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। टार्चर सेल वाली कोठड़ी हमें सामने नजर आने लगी। उसके आगे की जानिब रोशनी थी, पीछे अंधेरा था। हम अब सांस रोक रोक कर आगे बढ़ रहे थे। जब कोठड़ी की दीवार 5 फुट रह गई तो कमांडो शेरवान ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। कमांडो शेरवान दीवार की तरफ बढ़ने लगा। दीवार के कोने पर पहुंचकर वो रुक गया। चूंकि दीवार की दूसरी तरफ जिधर टॉर्चर सेल का दरवाज़ा था उधर रोशनी थी, इसलिए कमांडो शेरवान का सर मुझे उस रोशनी के पस मंज़र में साए की तरह दिखाई दे रहा था। कमांडो ने अपना सर आगे करके दीवार की दूसरी जानब देखा। फिर उसने सर मेरी तरफ घुमाया और हाथ से इशारा किया कि मैं पीछे हो जाऊं। मैं जल्दी से उठा, रेंगता हुआ 3-4 कदम पीछे चला गया। यहाँ जंगली झाड़ियाँ थीं। दूसरे लम्हे कमांडो शेरवान भी रेंग कर मेरे पास आ गया। उसने सरगोशी में कहा, 2 फौजी हैं, एक सेल के आगे टहल रहा है, दूसरा स्टूल पर बैठा है, दोनों के पास ब्रेन गन है। मैंने कमांडो के कान में सरगोशी की, तुम इस तरफ से दीवार के साथ रहो, मैं दूसरी तरफ से इन दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो मेरी मदद को आ जाना। ओके। ये कहकर कमांडो दीवार की एक तरफ और मैं दूसरी जानब रेंगने लगा। दूसरी तरफ टार्चर सेल के कोने पर जहाँ दीवार मुड़ती थी वहाँ अंधेरे में एक ढेर सा लगा हुआ था
मैं रेंगता हुआ करीब गया, देखा कि ये टायर थे जो एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। मैं टायरों के करीब से होकर गुजर गया। दीवार ख़त्म हो रही थी। दूसरी तरफ रोशनी में सामने एक फौजी ट्रक खड़ा था। मेरे लिए वहां घात लगाने की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ टायरों का ढेर ही था, मगर ये फासले पर था। मैंने 3 सेकंड सोचा और टायरों की ओट में बैठने का फैसला करके मैं उनके पीछे अंधेरे में छुप कर बैठ गया। इसी लम्हे गार्ड ड्यूटी पर तैनात फौजी सिपाहियों ने आपस में कोई बात की। मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने रॉकेट लॉन्चर, चारों रॉकेट और ब्रेन गन कंधे से उतार कर करीबी ज़मीन पर रख दिया। इस वक्त मेरी जैकेट की जेब में 6 ग्रेनेड थे। 6 ग्रेनेड कमांडो एक्शन शुरू होने से पहले कमांडर शेरवान ने लेकर अपनी जैकेट की जेब में रख लिए थे। कमांडो चाकू भी मेरी बेल्ट के साथ लगा हुआ था। मैंने साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था। यहाँ भी मुझे वही काम करना था और इसी हिकमत अमली को दोहराना था जो इससे पहले मैं 2-3 मरतबा कर चुका था। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ से निकलकर मैं बड़ी आसानी से ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर दोनों फौजियों को हलाक कर सकता था, मगर हमें वहां फायरिंग के धमाके नहीं करने थे। फायरिंग की आवाज़ से सारा कैंप बेदार हो जाता और हम टॉर्चर सेल से मौलवी साहब को नहीं निकाल सकते थे। हमें हर काम खामोशी और कोई आवाज़ पैदा किए बगैर करना था। सिर्फ एक आवाज़ ज़रूर पैदा करनी थी और मैंने उस आवाज़ को पैदा करने के लिए ज़मीन पर से एक रोड़ा उठाकर ज़ोर से टॉर्चर सेल की पथरीली दीवार के साथ मारा। कटाक की आवाज़ के साथ रोड़ा दीवार से टकराया। टॉर्चर सेल की सामने की जानब जा पड़ा। उसकी भी आवाज़ पैदा हुई। इसके साथ ही फौजी तेज तेज चलता दीवार के कोने पर नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। मैं उसे टायरों के ढेर के पास लाना चाहता था। इस दौरान मेरे अंदाजे के खिलाफ दूसरा भी दीवार के कोने में से निकलकर वहां आ गया। उसने पूछा, क्या बात है, यह आवाज़ कैसी थी? हवालदार, यही देख रहा हूँ। दूसरे फौजी ने झुककर इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। मेरे लिए इन दोनों को संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, मगर मुझे हर हालत में इन दोनों को ठिकाने लगाना था। मैं टायरों के ढेर के पीछे अंधेरे में पंजों के बल अलर्ट होकर बैठा था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। दोनों फौजी एक दूसरे के पीछे इधर उधर देखते टायरों के ढेर के करीब आकर रुक गए। इतने में उनमें से एक ने मुझे अंधेरे में खुदा जाने कैसे देख लिया। शायद उसने मेरी चमकती हुई आंखों को देख लिया था। एक सेकंड के लिए वह मुझे और मैं उसे देखता रहा। फिर उसका हाथ अपनी ब्रेन गन की तरफ बढ़ा। उसने ब्रेन गन उठाई ही थी कि मैंने रिवॉल्वर से उस पर एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा था। ठक ठक की आवाज़ आई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरा फौजी झुका हुआ था। उसने अपने साथी को गिरते बाद में देखा। पहले उसने रिवॉल्वर की मखसूस साइलेंसर वाली आवाज़ सुन ली थी। वो एकदम सीधा हो गया और ब्रेन गन से हवाई फायर करने लगा था कि मैंने खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक रैंक से एक के बाद दीगरे उसके सीने को निशाना बनाकर 3 गोलियां फायर कर दी। गोली खां रिवॉल्वर की हो खां राइफल की हो, जब वो जिस्म में लगती है तो उसका पहला असर यह होता है कि आदमी का जिस्म सुन्न हो जाता है। मैंने एक फौजी पर 2 गोलियां फायर की थीं और दूसरे पर 3 गोलियां फायर की थीं। दोनों नीचे गिर पड़े थे। मैं उन्हें ब्रेन गन का ट्रिगर दबाने की मोहलत नहीं देना चाहता था। अगर उनमें से कोई एक भी ब्रेन गन का ट्रिगर दबाकर ब्रस्ट फायर कर देता तो उसके धमाकों की आवाज़ से कैंप के सिक्योरिटी गार्ड भाग कर इधर आ जाते और हमारा मिशन ही नाकाम हो जाता और मुमकिन था कि हम जिंदा भी ना बचते। ऐसी सूरत हाल में मजबूरन कमांडो शेरवान को दूसरी तरफ से भी लाइट मशीन गन के ब्रस्ट फायर करने पड़ते और सारा कैंप बेदार हो जाता। फिर हम सारे कैंप को रिमोट कंट्रोल के बमों के धमाके से चाहे आग लगा देते, मगर हम मौलवी साहब को टॉर्चर सेल से निकाल कर ना ले जा सकते थे। यह काम फिर बेहद मुश्किल हो जाता और हम जिस मकसद को लेकर वहाँ आए थे वो पूरा ना होता। मैं दौड़कर दोनों फौजियों के सर पर जा पहुंचा और उनकी ब्रेन गन ने उनके नीम मुर्दा हाथों से पकड़कर अलग कर दिया। इतने में कमांडो शेरवान भी दबे पांव चलता वहां आ गया। मैंने एहतियात के तौर पर रिवॉल्वर की एक एक गोली दोनों फौजियों की खोपड़ियों में उतार दिया। कमांडो शेरवान बैठ गया था। मैं भी बैठ गया। वो सरगोशी में बोला, दरवाजे की तरफ आ जाओ, उधर अब कोई नहीं है। हम दीवार के साथ लगकर चलते टॉर्चर सेल के दरवाजे के करीब आकर रुक गए।
यहाँ दरवाजे के ऊपर लकड़ी के डंडे के साथ बिजली का बल्ब जल रहा था। हमें उसकी रोशनी में टॉर्चर सेल का दरवाज़ा खोलकर या उसके ताले को तोड़कर अंदर दाखिल होना था और मौलवी साहब को बाहर निकालना था। हमने टॉर्चर सेल के सामने वाली खाली जगह का जायजा लिया। हमें यह भी एहसास था कि किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड या पेट्रोल पार्टी के जवान ने रिवॉल्वर के साइलेंसर वाले फायरों की आवाज़ न सुन ली हो। फौजी इस आवाज़ को फ़ौरन पहचान लेते हैं। जब किसी तरफ से हमें कोई फौजी इस तरफ आता नजर न आया तो मैंने कमांडो शेरवान को वहीं ठहरने का इशारा किया और खुद टॉर्चर सेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने उसके रिंग में रिवॉल्वर की नाली डाली और उसे अपनी तरफ 2-3 बार जोर से खींचा, मगर ताला ना टूटा। कमांडो शेरवान ने गुस्से में आहिस्ता से कहा, क्या कर रहे हो? इस पर फायर करो। फायर मैं नहीं करना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ताले पर गोली चलाई तो साइलेंसर की वजह से रिवॉल्वर की अपनी आवाज़ तो कम होगी, मगर जब गोली लोहे के ताले से टकराएगी तो दुगनी आवाज़ पैदा होगी। लेकिन वक्त भी नाजुक था। कैंप में इस वक्त कोई भी फौजी आ सकता था। मैं एक कदम पीछे हटा और लोहे के मोटे ताले पर रिवॉल्वर का फायर कर दिया। ताला टूट गया, मगर उसकी काफ़ी ऊंची छनछनाहट का शोर पैदा हुआ। कमांडो शेरवान दौड़ कर आ गया। हम दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। अंदर तंग कोठरी में बड़ी धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इस धीमी रोशनी में हमें एक शरी दाढ़ी मूछों वाला नीमुरी आदमी फर्श पर ऊंधा पड़ा नजर आया। ये हिंदवाड़े के उस गांव की मस्जिद के इमाम साहब थे जिसे भारतीय फौजियों ने आग लगा दी थी और जिसकी मस्जिद को शहीद करके इमाम साहब को पकड़ कर ले गए थे। हमने जल्दी से उन्हें बुलाया। मौलवी साहब के जिस्म पर सिर्फ एक शलवार के सिवा और कुछ नहीं था। जिस्म पर जगह जगह खून जमा हुआ था। नाक से भी खून बह बह कर जम रहा था। आंखें बंद थीं। कमांडो शेरवान ने उन्हें आवाज़ दी, मगर मौलवी साहब बेहोश थे या शहीद हो चुके थे। कमांडो ने उनके दिल पर कान लगाया। कहने लगा, इमाम साहब जिंदा हैं। और कमांडो शेरवान ने मौलवी साहब को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, बाहर से फौजियों के दौड़ने भागने की आवाज़ें आने लगीं। किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, ताला टूटा हुआ है। दूसरे फौजी ने गाली देकर कहा, कश्मीरी कमांडो हैं, अंदर होंगे, अटैक करो। टार्चर सेल का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और जैसे ही 6-7 भारतीय फौजी अंदर घुसे, हमने अपनी लाइट मशीन गन्नों का फायर खोल दिया। भारतीय फौजी वहीं एक दूसरे पर उलट उलट कर गिरते चले गए। बाहर भी भारतीय फौजी थे। उन्होंने पोजीशनें लेकर बाहर से फायर खोल दिया। उनका अंधाधुंध फायर कोठड़ी के दरवाजे पर आ रहा था। कमांडो ने बेहोश मौलवी साहब को कंधे पर डाला और मुझे चीख कर कहा, पूरे सेक्शन के फौजी लगते हैं, इन पर ग्रेनेड फेंको। मैं मौलवी साहब को लेकर निकलता हूँ। मैं भारतीय फौजियों की लाशों के ऊपर से कूद कर दरवाजे की दीवार के पास गया। जैकेट की जेब से हैंड ग्रेनेड निकाल कर पिन निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। मैंने इसी तरह 4 हैंड ग्रेनेड बाहर, सामने और दाएं बाएं उछाले, जिनके धमाकों ने बाहर की पोजीशनों में बैठे फायरिंग करते फौजियों को तो खामोश कर दिया, मगर इन धमाकों से पूरा फौजी कैंप बेदार हो गया। हर तरफ से शोरगुल की आवाज़ें आने लगी और हमें ऐसे लगा कि कैंप की हर जानब से हम पर छोटे बड़े असले का फायर शुरू हो गया है। मैं लाइट मशीन गन के ब्रस्ट मारता टार्चर सेल के बाहर आ गया और गोलियों की बुछाड़ें चारों तरफ मारने लगा। इस दौरान कमांडो शेरवान मौलवी साहब को कंधे पर डाले कोठड़ी से निकलकर पीछे की जानिब अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता दौड़ा। कैंप में हर तरफ रोशनी हो गई थी और किसी करीबी मोर्चे से मशीन गन की फायरिंग भी शुरू हो गई थी। गोलियां दीवारों और दरख्तों से चीखती हुई टकरा टकरा कर फट रही थीं। मैं लाइट मशीन गन की बौछारें मरता पीछे हटता चला जा रहा था। अचानक मेरी दाएं जानिब फिर उसके जरा आ गया। एक के बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड गिरते ही फट गया। लोहे के टुकड़े चीखते हुए मेरे सर के ऊपर से गुजरे। मैं झुककर धारदार तारों की तरफ दौड़ा। कमांडो शेरवान मुझसे पहले वहां तक पहुंच गया था। एकदम से खारदार तारों वाली तरफ से और बार की तरफ से रोशनी के राउंड फायर हुए और सारी दीवार और बार को रोशन हो गया। इस रोशनी में भारतीय फौजियों ने हमें देख लिया था। चुनाचे अब मशीन राइफलों और ब्रेन गनों का फायर सीधा हम पर आना शुरू हो गया। मैं ज़मीन पर लेट गया। राकेट लॉन्चर मेरे कंधे से निकलकर परे जा पड़ा। मैंने उसे उठा लिया। रोशनी में जो राउंड फायर हुए थे
वो पैराशूट वाले रोशनी राउंड थे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। उनकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। मैंने उस रोशनी में देखा बार्क और खारदार तारों वाली दीवार के साथ गेट की जानिब से फौजियों की कतारें फायरिंग करती हमारी तरफ तेजी से दौड़ी चली आ रही थीं। ये फौजी फाइटर तेजी से बल खाते सांपों की तरह दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने चीख कर कमांडो से कहा, कमांडो निकल जाओ। इसके साथ ही मैं नीलिंग पोजीशन में हो गया। लॉन्चर में एक रॉकेट लोड था। मैंने पहला रॉकेट करीबी बार की तरफ आते फौजियों को निशाने में लेकर फायर कर दिया और रॉकेट उनके दरमियान धमाके से फटा। धमाके के साथ शोले बुलंद हुए और उसकी रोशनी में मुझे भारतीय फौजियों के जिस्म उड़ते नजर आए। मैंने दूसरा रॉकेट उसी पोजीशन में बैठे रुख बदल कर गेट की तरफ से आते फौजियों पर फायर कर दिया। उस तरह भी रॉकेट धमाके से फटा और न जाने कितने फौजियों के ऊपर खच्चे उड़ गए। मैं खारदार तारों की तरफ दौड़ा। रोशनी वाले राउंड नीचे आकर बुझ गए थे। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आ रहा था। अचानक 3 और रोशनी राउंड फायर हुए और मैंने उनकी रोशनी में कमांडर को मौलवी साहब को कंधे पर डाले खारदार तारों के शगाफ से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते देखा। इस दौरान वहां और फौजी नमूदार हुए और पहले की तरह मशीन गन और राइफलों का फायर हमारी तरफ आने लगा। मैं रेंग रेंग कर तारों की तरफ बढ़ रहा था। जब 2 हैंड ग्रेनेड मेरे करीब धमाकों से फटे तो मैंने बाकी चारों रॉकेट भी पोजीशन बदल बदल कर भारतीय फौजियों पर फायर कर दिया। फौजी कैंप में हर तरफ धमाके, शोले, धुआं और शोरगुल मचा हुआ था। मैंने रॉकेट लॉन्चर एक तरफ फेंका और लेटे लेटे रेंगने लगा। अचानक कैंप में यके बाद दीगरे क़यामत के धमाके शुरू हो गए। ये धमाके खारदार तारों के साथ साथ आगे गेट की तरफ बुलंद हो रहे थे। हर धमाके के साथ शोले आसमान की तरफ बुलंद होते, उड़ते और चीखें सुनाई देती हैं। कमांडो शेरवान रिमोट कंट्रोल से कैप्सूल बमों को उड़ा रहा था। फिर एक धमाका क्वार्टर गार्ड की तरफ से हुआ, जिसकी रोशनी में मुझे एक जीप ऊपर को गिरती नजर आई। मैं उठकर तारों के शगाफ की तरफ दौड़ा। इतने में फौजी बार्क में भी एक धमाका हुआ और बार्क की छत उड़ गई। ऐसे लग रहा था जैसे फौजी कैंप पर बमबारी हो रही है। सारे के सारे कैप्सूल बम फटकर जितनी तबाही मचा सकते थे मचा चुके थे। मगर ये कोई 1-2 फौजी मोर्चे नहीं थे, पूरा फौजी कैंप था, जहाँ ना फौज की कमी थी ना असला और गोला बारूद की कमी थी। अंधेरा हो गया और अंधेरे में यके बाद दीगरे 2 गोले आकर फटे। ये टैंक के गोले थे। भारतीय अब रोशनी राउंड फायर नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें मालूम हो गया था कि उनका मुकाबला कश्मीरी कमांडो की पूरी कंपनी से है और उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके चला हुआ रोशनी राउंड्स की रोशनी में हम उनके सिपाहियों पर रॉकेट फायर कर सकें। मुझे खारदार तारों में वो जगह अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी जहाँ से तारें काट कर हमने शगाफ डाला था। मेरे सारे हैंड ग्रेनेड और रॉकेट ख़त्म हो चुके थे। अब मेरे पास सिवाय लाइट मशीन गन और उसका मैगजीन ही बाकी था। जब टैंक के गोले मेरे इर्द गिर्द फटे और पत्थर और लोहे के टुकड़े चीख चीख कर उड़ने लगे तो मैं ज़मीन पर लेट गया और अंधेरे में दाएं बाएं और सामने की जानिब फायरिंग शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैं कांटे वाली तारों की दीवार की तरफ भी खिसकता जा रहा था। कोई गोला फटता तो उसकी रोशनी में मुझे दीवार के तार नजर आ जाते। एक बार गोला फटा तो मुझे तारों में एक सुराग दिखाई दे गया। भारतीय फौजियों को अब मैं भी शायद नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे फायरिंग मेरी दाएं जानिब हो रही थी और इस तरफ से गोलियां चीखती हुई गुजर रही थीं। टैंक की गोलाबारी बंद हो गई। तारों में टूटी हुई जगह देख चुका था। मैं अंधेरे में उठ पड़ा और तेजी से शगाफ में से दूसरी तरफ निकल गया। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आया। मैंने यही समझा कि वो मौलवी साहब को निकाल कर ले गया है। मैंने शगाफ से लाइट मशीन गन कंधे पर डाली और अंधेरे में दरख्तों की तरफ दौड़ा। अभी काफ़ी दूर था कि किसी तरफ से टैंक का गोला आकर मुझसे 10-12 कदम आगे फटा। मैंने गोले की चीख की आवाज़ पहले सुन ली थी। मैंने ज़मीन पर अपने आप को गिरा दिया। गोला धमाके से फटा। पत्थर और लोहे के टुकड़े जनाटे से इधर उधर बिखर गया। कुछ मट्टी मेरे ऊपर भी गिरी। मैं लेटा हुआ था इसलिए बच गया। दौड़ रहा होता तो मैं उड़ गया था। मैं दोबारा दौड़ने के लिए उठा तो ऐन उस वक्त कैंप की जानिब से इकट्ठे 3 रोशनी राउंड एक के बाद एक फायर हुए, जिनकी रोशनी में घास के तिनके तक नजर आने लगे। मैं वहीं बैठ गया। अभी रोशनी राउंड्स की रोशनी बुझी नहीं थी।
और मैं बैठे बैठे ज़मीन से बाहर निकले हुए पत्थरों की तरफ चलने ही लगा था कि मेरे सामने और दाएं बाएं की जानब से ज़बरदस्त फायरिंग के साथ कितने ही भारतीय फौजी दौड़ते हुए छलांगे लगाते हुए मेरे सामने आ गया। उनकी राइफलों और ब्रेन गनों और स्टेन गनों के रुख मेरी तरफ थे। उनका सेक्शन कमांडो हाथ में पिस्तौल पकड़े मेरी तरफ आया और उसने आते ही मुझे ठुड्डे मारना शुरू कर दिया। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं तो चरवाहा हूँ। मेरा हुलिया फुल कमांडो का हुलिया था। मेरी शिकल, कपड़े और मेरे पास जो असला था वो गवाही दे रहा था कि मैं खतरनाक कमांडो हूँ। सेक्शन कमांडो ठुड्डे मारते मारते थक गया तो दूसरे फौजियों ने आगे बढ़कर मुझे गिरफ्तार कर लिया। फौरन मेरी तलाशी लेते हुए मेरा रिवॉल्वर, लाइट मशीन गन, कमांडो चाकू और गोलियों की बेल्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और खींचते हुए कैंप के गेट की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान रोशनी राउंड बुझ गए थे, मगर फौजी कैंप की तरफ काफ़ी रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में मुझे कैंप के कई जगहों से धुआं उठता नजर आ रहा था और ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे फौजी आग बुझा रहे हैं। आग बुझ चुकी थी मगर धुआं उठकर आसमान की तरफ जा रहा था। फौजी कैंप के गेट से कुछ फासले पर एक फौजी ट्रक खड़ा था। हमारे कैप्सूल बमों ने गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया था। फौजी इधर उधर दौड़ दौड़ कर करेट बाहर निकाल रहे थे। शायद ये असला के करेट थे। मुझे धक्का देकर फौजी ट्रक में गिरा दिया गया। 6-7 मुसल्लह भारतीय फौजी भी अंदर आ गया और ट्रक एक तरफ को चल पड़ा। मुझे ट्रक में इस तरह से बिठाया गया था कि मैं भारतीय फौजियों में फंसा हुआ था।